आज हम लोग लैडर फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लैडर फ्रिक्शन बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि लैडर फ्रिक्शन कैसे करेंगे, लेकिन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर लोग करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता है, आईआईटीज में, नीट के एग्जामिनेशन में लैडर के क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन फंडामेंटली आप यदि इन चीजों को समझ जाएंगे कि लैडर के फ्रिक्शन को हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, इक्वेशन बनाना, देन यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन डिपेंड अपॉन लैडर। देखिए लैडर है क्या, लैडर क्या है? लैडर वही है जो हम लोग लकड़ी का या मेटल का बनाकर उसे चढ़ने के लिए यूज करते हैं। तो एक्चुअली लैडर को हम लोग रखते हैं कैसे? वॉल और फ्लोर के बीच में ऐसे खड़ा करते हैं और इस तरह से खड़ा करते हैं कि ये टिक जाए। यानी ये इस एंगल पर डिपेंड करता है कि ये एंगल क्या है। यदि इसको और खड़ा करना चाहे, ये एंगल और सटा दें, तो ये एक ऐसा स्टेज आएगा कि यदि एंगल बहुत बड़ा हो जाए, एंगल यहां आ जाए, तो लैडर के गिरने की संभावना बढ़ जाती है, या बहुत एंगल छोटा हो जाए तो भी लैडर के गिरने की संभावना बढ़ जाती है। तो लैडर को एक ऐसे पोजीशन में आपको रखना है जिससे टिक जाए, तो ये एक लैडर है। लेकिन देखिए यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसा कि हमने पीछे आपको कहा कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे यदि कोई बॉडी है, बिना एक्सटर्नल फोर्स के वो मोशन के करीब नहीं जाएगा या मोशन में नहीं जाएगा, टेंस टू मोशन नहीं होगा। लेकिन एक इंक्लाइन प्लेन पर यदि आप किसी बॉडी को रख दें, तो ये प्लेन का जो झुकाव है उस बॉडी को नीचे ढकेलता है, जिसकी वजह से बॉडी डाउनवर्ड मोशन के लिए मूव करना चाहता है। अब यहां भी इंक्लाइन प्लेन में भी वही बात है कि यदि ये एंगल को बढ़ाते जाएं, एक ऐसा स्टेज आएगा जहां पर ये बॉडी मोशन के करीब चला जाएगा, और उस जगह पर हमने कहा था कि इस एंगल को एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। तो उसी तरह लैडर भी, जब आप लैडर को इस तरह से खड़ा करते हैं किसी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच में, तो इसका जो दोनों एंड है, जो दो अलग अलग फ्लोर को टच कर रहा है, इस दोनों एंड की टेंडेंसी होती है, इस एंड की टेंडेंसी होती है इधर जाने की, ऑब्वियसली इस एंड की टेंडेंसी होगी नीचे आने की। उल्टा नहीं होगा। उल्टा यानी कि ये ऊपर और ये राइटवर्ड तभी जाएगा जब हम यहां फोर्स लगा के इसको ढकेलेंगे। यदि ये बिना फोर्स के ऐसे रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में, तो ऑब्वियसली इस एंड की टेंडेंसी है इधर जाने की और इस एंड की टेंडेंसी है नीचे आने की। तो हमें यही करना है, अभी इसी पर एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे कि यदि एक लैडर को हमने रख दिया दो वर्टिकल प्लेन्स के बीच में, तो हाउ टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम एंड हाउ टू मेक द इक्वेशंस। तो देखिए एफबीडी इसका बनाने के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि लैडर का एक वेट होगा। लैडर का एक वेट दिया रहेगा। तो आपको जैसे पीछे हमने कहा है कि वेट हमेशा किसी भी लैडर के सेंटर में वो काम करेगा, तो इस पॉइंट पे उसका वेट को दिखाइएगा फ्री बॉडी डायग्राम के लिए। और वेट ये हमारा है, जिसको हम mg बोलेंगे या w बोलेंगे। w या mg ये वेट को डिनोट करता है। तो लैडर का वेट हमेशा सेंटर पे लगेगा और वो डाउनवर्ड हॉरिजॉन्टल के 90 डिग्री पे एक्ट करेगा। दूसरी चीज ये कि जैसा कि हमने कहा कि ये एंड नीचे आना चाहता है, तो ऑब्वियसली इस एंड पर नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करेगा। और यदि इस पॉइंट को हम B मान लें, तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए ये नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाएगा। क्योंकि प्लेन हमारा वर्टिकल है, उसके 90 डिग्री पे नॉर्मल को लेना है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन, यानी अपोजिट इस एंड की टेंडेंसी नीचे आने की है, इसीलिए यहां फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो म्यू बी एन बी हो जाएगा। ये है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ
अपोजिट टू द मोशन। अब उसी तरह यदि इस एंड की बात करें और इसको ए मान लें, तो यहां जो नॉर्मल रिएक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन इस प्लेन के 90 पर होगा, इसको NA बोलेंगे। और चूंकि इस एंड को की टेंडेंसी इधर जाने की है, इसलिए उसके अपोजिट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये म्यू ए एंड ए। और इस एंगल को थीटा मान लें। ये पॉइंट हमारा O है। तो देखिए कि AOB एक राइट एंगल ट्रायंगल मेरा फॉर्म हो रहा है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, और इस एंगल को हमने थीटा लिया है। और इस लैडर का एक लेंथ भी आपको दिया रहेगा, वेट और लेंथ, ये दोनों चीजें दी रहेंगी। तो लेंथ इसका जो है, टोटल लेंथ इसका लैडर का है, मान लीजिए सपोज हमने लेंथ को L मान लिया। ये लैडर का लेंथ है जो A से B तक का डिस्टेंस। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम में आपको इस तरह से सारी चीजों को, फोर्स को दिखाना होगा। क्वेश्चन में फिगर रह भी सकता है, और फिगर यदि रहेगा भी तो केवल प्लेन के बीच में एक लैडर। हमने यहाँ लैडर डबल लाइन में लिया है, सिंगल लाइन में भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी लैडर के जगह रॉड भी क्वेश्चन में हो सकता है। रॉड की भी टेंडेंसी यही होगी, चाहे लैडर हो या रॉड हो, दोनों एक ही चीज है। इसलिए कभी कभी सिंगल लाइन में भी इसको दिया जाएगा। और हमेशा याद रखिए कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा। एक तो ये कि रॉड या लैडर का झुकाव हॉरिजेंटल के साथ है या वर्टिकल के साथ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यदि वर्टिकल के साथ मान लीजिए ये 30 डिग्री है, तो यहां 60 डिग्री होगा। तो ऑब्वियसली इस एंगल को आप फ्री बॉडी डायग्राम में लें तो कंफर्टेबल फील करेंगे इक्वेशन बनाने में। तो इसलिए हमने इस एंगल को लिया है। यदि हमारा ये 30 दिया हुआ तो इसको 60 ले लेंगे, यदि ये 60 दिया तो इसको 30 ले लेंगे। दिखाना इसी को है, इस एंगल को। एक चीज। दूसरी चीज, लेंथ हमें दिया रहेगा, एक तो वेट दिया रहेगा, एक लेंथ दिया रहेगा, एक एंगल होगा, एक म्यू का मान दिया रहेगा। तो म्यू का मान हमारा दोनों जगह पर सेम भी हो सकता है। यदि सेम है तब म्यू में ए और यहां म्यू में बी नहीं लगा के केवल म्यू लिखेंगे, यहां भी म्यू लिखेंगे। तब म्यू NA और म्यू NB लिख देंगे, सेम हो सकता है। अब इसी में म्यू निकालना हो सकता है, थीटा निकालना हो सकता है, W निकालना, मैंने कोई भी एक अननोन कर देगा इतनी सारी चीजों। तो देखिए ये फ्री बॉडी डायग्राम हमने लैडर का ड्रॉ कर लिया। और अब हमें फ्री बॉडी डायग्राम जब मेरा ड्रॉ हो गया तो हमें क्या करना है, इसका इक्वेशन फॉर्म करना है। इक्वेशन फॉर्म करना थोड़ा सा ध्यान से आपको सुनना होगा इसकी इक्वेशन के लिए। अब जैसा कि इक्वेशन के लिए हमने पीछे आपको बताया है कि सिग्मा fx इज इक्वल टू 0 पहले लिखिए। इट मीन्स यू हैव टू टेक द एडिशन ऑफ फोर्सेज विच आर एक्टिंग इन x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसका सम करके 0 के बराबर लेना। तो x डायरेक्शन का ये फोर्स देखिए पॉजिटिव है, ये फोर्स नेगेटिव है, जैसा हमने पीछे आपको समझाया है। तो पॉजिटिव फोर्स यानी म्यू ए एन ए, ये पॉजिटिव फोर्स है, इसको पहले ले लेंगे। और एनबी नेगेटिव फोर्स है, तो माइनस एनबी इक्वल टू 0। इसको एक पहला इक्वेशन मान लीजिए। अब y का इक्वेशन लेंगे, यानी कि y डायरेक्शन में जो सा फोर्स है, तो y डायरेक्शन का फोर्स कौन कौन सा है हमारे पास। y डायरेक्शन में Na है जो पॉजिटिव फोर्स है, म्यू बी एन बी भी पॉजिटिव फोर्स है, और mg नेगेटिव फोर्स है। तो देखिए हो गया Na प्लस म्यू बी एन बी माइनस mg इक्वल टू 0। ये दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। लेकिन लैडर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 2 इक्वेशन से काम नहीं चलेगा, हमें एक तीसरा इक्वेशन भी लेना पड़ेगा।
और वो तीसरा इक्वेशन होगा मोमेंट का। तो मोमेंट जो होता है वो किसी भी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिया जाता है। देखिए, जब मोमेंट भी एक इंजीनियरिंग में जब जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें मोमेंट का एक चैप्टर पढ़ना है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर, जिसमें ये पढ़ाया जाता है कि दो तरह के मोमेंट अबाउट ए पॉइंट एंड मोमेंट अबाउट एन एक्सिस, ये दोनों चीजें पढ़ाई जाती है। और इन सारी चीजों को डिटेल में हम धीरे 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 अपने वीडियोस में पढ़ाते जाएंगे। जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उसे भी बेनिफिट मिलेगा, जो आईआईटीज और नीट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि आईआईटीज वगैरह के क्वेश्चन जो हो रहे हैं करीब करीब इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में जो पढ़ाई होती है या फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की पढ़ाई होती है उस लेवल का क्वेश्चन होता है। तो देखिए, मूवमेंट अबाउट ए पॉइंट की बात कर रहे हैं यहां पर। तो मूवमेंट किसी एक पॉइंट के अबाउट लिया जाता है। जब मूवमेंट किसी एक पॉइंट के अबाउट लेंगे तो उस पॉइंट पर जो जो फोर्स काम करता है उस फोर्स का मोमेंट जीरो हो जाता है। जीरो इसलिए हो जाता है कि मूवमेंट जो होता है वो डिस्टेंस और फोर्स का मल्टीप्लीकेशन होता है। जैसे मान लीजिए हमने ये पॉइंट सेलेक्ट किया ए, यदि हम ये पॉइंट लेते तो यहां एम बी लिखते, ओ लेते तो एमओ लिखते। अब हमने ए पॉइंट लिया तो ए पॉइंट पर दो फोर्स है, एक एन एक म्यू एन। ये दोनों फोर्स का मोमेंट इस पॉइंट के अबाउट जीरो इसलिए है क्योंकि डिस्टेंस नहीं है, दोनों फोर्स उसी पॉइंट पर काम कर रहा है, इसीलिए उसका मोमेंट जीरो हो गया। तो जब इस दोनों फोर्स का मोमेंट जीरो हो गया तो फोर्स जो बचे हुए फोर्स है उनका मोमेंट लेना है। तो दो फोर्स यहां और एक फोर्स ये, इस तीन फोर्स का मोमेंट हमें लेना बाकी है। इसलिए मोमेंट हमेशा उस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं हम जहां ज्यादा फोर्स हो, क्योंकि उसमें ज्यादा फोर्स का मोमेंट जीरो हो जाए। हर फोर्स का मोमेंट होता है, जब उसमें आप डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मोमेंट होगा। अब मोमेंट में हमेशा आपको ये ध्यान रखना होगा कि मोमेंट हमेशा वेक्टर में लिखेंगे तो गलती नहीं होगी। मोमेंट को हमेशा वेक्टर में लिखना चाहिए। लोग स्केलर में भी लेते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके, लेकिन वेक्टर में बहुत आसान है। आप कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आना चाहिए। अब देखिए, हम वेक्टर में ले रहे हैं। अब देखिए, ये इक्वेशंस भी जो हमने लिखे हैं ये भी वेक्टर में ही है, ऐसा नहीं कि ये स्केलर में है। क्योंकि एक्स डायरेक्शन का जो इक्वेशन हम लिखते हैं तो उसमें आई और आई दोनों आ जाता है, तो दोनों आई जीरो के नीचे जाके जीरो हो जाता है। इसमें जे, इसमें जे, इसमें जे, ये तीनों जे जीरो के नीचे जाके जीरो हो जाता है। तो इस तरह से आप ऊपर के दोनों इक्वेशंस को आप वेक्टर इक्वेशन भी कहेंगे। उसी तरह मोमेंट के इक्वेशन हम लें ए पॉइंट के अबाउट, तो ये दोनों फोर्स का मोमेंट हमारा जीरो है। अब हमें जाना है कहां, इस पॉइंट पर। इस दोनों फोर्स के लिए डिस्टेंस लेना है। तो हमेशा मोमेंट के लिए जो डिस्टेंस लेंगे वो एक्सिस वाइज डिस्टेंस लेंगे। यानी हमें इस पॉइंट पे जाना है, ए से ओ की दूरी और फिर ओ से बी की दूरी, इस दोनों दूरी को जोड़ेंगे तो वही मोमेंट का डिस्टेंस होगा इस दोनों फोर्स की। डायरेक्ट आप ये डिस्टेंस नहीं लेंगे। हमेशा आपको डिस्टेंस जो लेना है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है मोमेंट के। परपेंडिकुलर का मीनिंग यही है कि आपको एक्स या वाई में ही मूव करना है। तो इसीलिए ए से जब आप बी पर जाएंगे मोमेंट के लिए, तो ए से पहले ओ पर जाएंगे और फिर ओ से बी पर जाएंगे। तो जब हम ए से ओ पर गए तो एक्स में गए, और जब ओ से बी पर गए तो वाई में गए। क्योंकि आप एज्यूम कर सकते हैं यहां पर एबीडी के बगल में ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है। तो इस तरह से एक्स और वाई को हम दिखा देंगे कि हम किधर एक्स लिया है किधर वाई लिया है। क्योंकि एक्सिस बदल भी सकते हैं, नाम उसका चेंज भी कर सकते हैं। वाई की जगह एक्स, एक्स की जगह वाई, जेड, 3 एक्सिस होता है। वेक्टर में उसको डिटेल में पढ़ाएंगे। तो अब देखिए, यहां से इस पॉइंट से हमको यहां जाना है, ये डिस्टेंस हमारा कितना है। तो पिछली क्लास में हमने ये बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल यदि है और उसमें यदि हाइपोटेन्यूज मालूम है तो बेस का जो मान होगा, वैल्यू होगी बेस की, उस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू में से आप cos थीटा मल्टीप्लाई कर दें, यानी दिस इज द L cos थीटा।
और परपेंडिकुलर जो लेंगे तो उसके लिए हो जाएगा L साइन थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री से हुआ सिंपल, जो हमने बताया था आपको कि साइन थीटा बराबर P बाय H, तो वहां से P निकालेंगे तो H साइन थीटा, और कॉस थीटा बराबर B बाय H, तो वहां से B निकालेंगे तो H कॉस थीटा। तो कहने का मतलब है कि H की जगह यहां L है, तो इसीलिए ये डिस्टेंस जो होगा L कॉस थीटा, और ये डिस्टेंस L साइन थीटा है हमारा। क्योंकि हाइपोटेन्यूज मेरा L है, तो A से O की दूरी L कॉस थीटा और A से B की दूरी L साइन थीटा है। तो हमें पहले यहां पर अब x का डिस्टेंस लिखना है, तो देखिए L साइन थीटा, और ये डिस्टेंस मेरा x में है। अब इसमें चूंकि आपको वेक्टर इसलिए लिखना होगा कि डिस्टेंस कभी x में और कभी y में होगा, तो दोनों का यूनिट वेक्टर लेना होगा। तो L साइन थीटा, और दूसरा हमने लिया, सॉरी ये L कॉस थीटा है, बेस लिया हमने L कॉस थीटा I प्लस L साइन थीटा J। क्योंकि ये डिस्टेंस मेरा बेस का डिस्टेंस जो लिया है, ये मेरा L cos थीटा है, ये L sin थीटा है, ये x में है I लगाया, ये y में है तो j लगाया। तो इस तरह से हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पर चले गए, उस दोनों फोर्स के लिए जो यहां लग रहा है, इस दोनों फोर्स के लिए ये दूरी है। अब आपको करना क्या है, मोमेंट का है क्या कि डिस्टेंस लीजिए, क्रॉस करिए, क्रॉस माने ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया। अब यहां लेंगे फोर्स वेक्टर, यानी फोर्स को वेक्टर में लिखेंगे। तो फोर्स हमारा जो एनवी है ये एक्स में है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, और ये फोर्स वाई में है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो देखिए ये माइनस एनबी आई ये फोर्स है पहला, और दूसरा है म्यू बी एन बी, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है जे में। तो इस तरह से हमने यहां जो दो फोर्स एक्ट हो रहे थे उन दोनों फोर्स को इसमें ले लिया। अब हमें क्या करना है कि जब इन दोनों फोर्स का मोमेंट एक साथ हो गया, तो मोमेंट में हमेशा जोड़ना है, क्योंकि समीशन करना आपको, जितना भी मोमेंट लेते जाएंगे उसको जोड़ते जाएंगे। तो हमें अब नेक्स्ट जो हमारा फोर्स बचा है ये mg, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए कि mg के लिए डिस्टेंस कैसे लेंगे। बहुत आसान है, जैसे कि इस ट्रायंगल के लिए हमने लिया था ए बी और ओ के लिए जैसे हमने किया, वैसे यदि इस पॉइंट को हम सी मान लें, सेंटर को, और ये पॉइंट बी है हमारा, सपोज यहां ये जो पॉइंट है इसको डी मान लें, तो ये ए डी और सी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है मेरा। जिस तरह से ए ओ और बी भी एक राइट ट्रायंगल बन रहा था, उसी तरह ए डी और सी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब इस ट्रायंगल पे आइए, क्योंकि इसी डी पॉइंट पर ये फोर्स है। तो अब देखिए कि ये AC का जो डिस्टेंस है, चूंकि ये AB का लेंथ है L, तो ये हो गया L/2 और ये भी हो गया L/2। तो अब इस छोटे ट्रायंगल में ये L/2 है, एंगल मेरा थीटा है, तो ये डिस्टेंस मेरा हो गया L/2 cos थीटा, और ये डिस्टेंस मेरा हो गया L/2 sin थीटा। जैसा कि बड़े राइट एंगल ट्रायंगल में हमने लिया था, वैसे छोटे राइट ट्रायंगल में यदि लें तो AD का डिस्टेंस हो गया L/2 cos थीटा, और ये परपेंडिकुलर है तो ये हो गया L/2 sin थीटा। तो अब हमें जाना कहां, चूंकि ये फोर्स जो काम कर रहा है ये C पर काम कर रहा है, सेंटर पे, तो इसीलिए हम ये दूरी और ये दूरी दोनों को लेके जोड़ देंगे और तब उसमें क्रॉस करेंगे फोर्स। तो दोनों डिस्टेंस को लेंगे, तो पहला डिस्टेंस मेरा हो गया L/2 cos थीटा I प्लस L/2 sin थीटा J। ये देखिए ये दोनों डिस्टेंस हमने ले लिया। अब इसमें क्रॉस करेंगे C पॉइंट पे लगने वाला फोर्स mg,
और mg जो है y के नेगेटिव डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो इसीलिए यहां लिखेंगे mg, या w भी ले सकते हैं mg की जगह पे, और इसका डायरेक्शन है j और ये नेगेटिव है, इसमें नेगेटिव भी लगाना, इक्वल टू g। दिस वन द इक्वेशन 3। ये 3 इक्वेशन हमने ले लिया। अब थर्ड इक्वेशन जो है, जब वैल्यू दी रहेगी, L की वैल्यू है हमारे पास, थीटा की वैल्यू है मान लीजिए, तो इस तरह से सारी वैल्यू जब पुट कर लेंगे तो इक्वेशन थर्ड से हमारा एक मान निकल जाएगा म्यू बी, एंड म्यू बी का उसको डाल देंगे किसी एक इक्वेशन में, यानी तीनों इक्वेशन को अब मैथमेटिकली आपको सॉल्व करके रिक्वायर्ड वैल्यू को निकालना होगा। जो भी वैल्यूज हमें निकालना होगा, जो न्यूमेरिकल लेंगे, तो देखेंगे बड़ी आसानी से आप थर्ड इक्वेशन से, लेकिन आप स्टार्ट करें सॉल्यूशन को। थर्ड को सॉल्व कीजिए, इससे जो वैल्यू निकला उसको फर्स्ट या सेकंड देखिए आप कहां पुट करना है, पुट करके फिर अननोन वैल्यूज को हम पता कर सकते हैं। तो ये 3 इक्वेशन का फॉर्मेशन और फ्री बॉडी डायग्राम सही ढंग से बनाना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग समझ लें तो कोई भी न्यूमेरिकल लैडर फ्रिक्शन का बन सकता है। अब इसमें ये इस तरह का भी क्वेश्चन होता है कि यदि मान लीजिए कोई लैडर है और उस लैडर को हम लोग एक फोर्स लगा के उसको पुश कर रहे हैं। मान लीजिए इस एंड पे एक फोर्स लगा रहे हैं और इस फोर्स लगा के, एक पी फोर्स लगा के इस लैडर को ढकेल रहे हैं। तो अब देखिए, जब ढकेल रहे हैं नीचे से, तो अब जो है पहले वाला सिस्टम नहीं हुआ, अब पहले से अपोजिट हो गया। पहले क्या था कि इस एंड की टेंडेंसी इधर जाने की थी और इस एंड की टेंडेंसी नीचे आने की थी, लेकिन जब एक्सटर्नल फोर्स हमने लगा दिया तो अब क्या है कि ये एंड इधर जाएगा और ये एंड ऊपर जाएगा। तो अब देखिए यहां पर थोड़ा चेंज हो गया। यदि मान लीजिए उसी तरह यदि इस पॉइंट को हम ए मान लें, तो यहां जो नॉर्मल रिएक्शन है, इस पॉइंट को बी माना हमने, तो यहां भी बी ही मान लें, आसानी होगी। तो ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन एनबी है, लेकिन यहां फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होगा वो चेंज कर जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। उस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में ये अपोजिट हो जाएगा, यानी यहां पर हमारा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हो गया म्यू बी एन बी। अब देखिए चेंज, फ्री बॉडी डायग्राम को देख लीजिए आप कि जब फोर्स पी लगा के आप ढकेलेंगे, इस 2-3 सिचुएशंस हैं, उन सिचुएशंस को हम डिस्कस कर देते हैं आपको, तो कोई भी न्यूमेरिकल आपका बनेगा। अब उसी तरह से ये मेरा ए पॉइंट है और यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो एन हो जाएगा। और देखिए चूंकि फोर्स लगा के हम इधर ढकेल रहे हैं इसको, तो इसीलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन म्यू ए एन ए का डायरेक्शन चेंज हो गया, यानी पीछे जो डायरेक्शन था दोनों जगह फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, वो डायरेक्शन यहां चेंज कर गया। अब ये मेरा ओ पॉइंट है 90 डिग्री पर, और फिर इसका एक वेट होगा लैडर के बीच में कहीं भी। ये जो वेट को हम लेंगे 90 डिग्री पर लेंगे, ये म्यू ए एन ए यहां है, और इसी के साथ हम वेट को दिखा रहे हैं। देखिए ये हमारा वेट है, W मानते हैं, ये एंगल थीटा, और इसका कुछ लेंथ दिया होगा, तो ऑब्वियसली ये लेंथ L/2 और ये लेंथ L/2। यही फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। देख लीजिए आप, पीछे की तरह ही हो गया, केवल जो चेंजेज आया वो चेंजेज आया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में। यदि हम एक एक्सटर्नल फोर्स P लगा दें तो इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ, इसका डायरेक्शन राइटवर्ड चेंज कर गया, उससे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन दोनों जगह चेंज हो गया। अब आप इक्वेशन बनाने का प्रोसेस सेम होगा। इक्वेशन बनाने में देखिए एक्स का इक्वेशन जब बनाएंगे तो P पॉजिटिव फोर्स और ये नेगेटिव फोर्स और ये नेगेटिव फोर्स,
इसको x में ले लेंगे। अब y में आइए, तो y में ये पॉजिटिव फोर्स, ये नेगेटिव फोर्स और ये भी नेगेटिव फोर्स, तो y का इक्वेशन बन गया। और फिर जब मोमेंट लेंगे ए पॉइंट के अबाउट, तो ये तीनों फोर्स का मोमेंट 0 हो गया। अब सेम उसी तरह से ये डिस्टेंस को इस डिस्टेंस में ऐड कर देंगे और इन दोनों फोर्स को जब क्रॉस कर देंगे उसके साथ, तो इस दोनों फोर्स का मोमेंट आ गया। और फिर उसी तरह ये L/2 है, तो ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस को ऐड कर देंगे और क्रॉस कर देंगे इस फोर्स को, तो ये दूसरा मोमेंट आ गया। दोनों मोमेंट को ऐड करके 0 के बराबर करेंगे, जो भी अननोन वैल्यू होगा। जनरली इस तरह के क्वेश्चन में आपको कहता है कि P बताइए, P यानी कि मिनिमम P कितना लगा दें कि लैडर का जो अपर एंड है वॉल में टच कर रहा है, वो टेंस टू मोशन हो जाए अपवार्ड, ऊपर की तरफ वो अपवार्ड मूव करने लगे, तो ये P पूछ सकता है। ये एक दूसरा सिचुएशन हमने बताया, दिस इज द सेकेंड केस। ये मेरा है फर्स्ट केस। अब एक थर्ड केस बताते हैं आपको। थर्ड केस लैडर में क्या होता है। लैडर का थर्ड केस ये होता है, ये हमारा लैडर है, ये लैडर का वेट है W, ये एंगल थीटा है, इस पॉइंट को A मानिए, इस पॉइंट को B मानते हैं। तो इस तरह से जब FD बनाएंगे तो ये पॉइंट मेरा हो जाएगा NB और ये पॉइंट हो जाएगा NA, ये पॉइंट N, और ये पॉइंट मेरा C है, बीच में है, सेंटर में, ये L/2 है और ये भी L/2 है। ये 90 डिग्री पर होगा, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन का ये मीट कर रहा है। यहां पर ये O पॉइंट है। अब देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और तीसरा केस क्या है कि लैडर में इस तरह के क्वेश्चन, अभी इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आईटीज वगैरह में पूछे गए हैं कि यदि लैडर इस तरह से रखा हुआ है, कोई एक्सटर्नल फोर्स P वगैरह नहीं लग रहा है इसमें, तो निश्चित रूप से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन पिछले केस की तरह होगा। यानी इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन इस तरफ, यानी ये पॉइंट मेरा है μA और इस तरफ यानी यहां पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसका डायरेक्शन है इस तरफ μB। अब कहेगा आपको क्या कि एक लड़का या एक बॉय या एक मैन लैडर पे चढ़ना शुरू करता है, तो ये किस पॉइंट तक जाएगा इस लैडर के लेंथ पर कि लैडर स्लिप करने लगेगा, स्लिप टेंस टू स्लिप हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक्चुअली उस आदमी जो आदमी इस पर चढ़ रहा है उसका वेट भी आपको दिया रहेगा। तो हम ऐसा क्या करेंगे कि इस एक पॉइंट ले लेंगे। सपोज हम एक पॉइंट ले लिया कि इस लैडर पे जब वो आदमी इस जगह पर पहुंचेगा तो लैडर स्लिप करना शुरू करेगा। तो इस पॉइंट को हम कुछ मान लेंगे, सपोज कि ये मेरा C' है। तो यहां पर जो आदमी चढ़ा तो लैडर स्लिप करने लगा, तो इस जगह पर आदमी को दिखाएंगे, वो आदमी का वेट भी जो होगा वो नीचे काम करेगा। ये मान लीजिए सपोज आदमी का वेट C', और चूंकि ये डिस्टेंस तो हमको मालूम है नहीं, तो इस डिस्टेंस को हम, जैसे ये पूरा A से B तक L है, तो उसी तरह A से C' तक का जो डिस्टेंस है उसको हम x मान लेंगे। यहां तक का डिस्टेंस मेरा x, ये डिस्टेंस मेरा x। तो अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस का फ्री बॉडी डायग्राम अब तैयार हो गया कि एक लैडर है जिसकी लेंथ इतनी है, उसका वेट इतना है, जो हॉरिजॉन्टल से इतने एंगल पर है या वर्टिकल वॉल से इतने एंगल पर है, उस पर एक आदमी चढ़ रहा है और वो आदमी कितनी दूर लैडर पे चढ़ेगा अलोंग द लैडर,
कि लैडर स्लिप करने लगेगा, उस पोजीशन में हमें ये डिस्टेंस यानी x पता करना है। तो देखिए इसमें भी अब जो इक्वेशन बनाएंगे हम लोग, एफ डी तैयार हो गया हमारा, तो देखेंगे कि x में कौन कौन सा फोर्स है। तो देखिए x में ये पॉजिटिव फोर्स, ये नेगेटिव फोर्स, y में देखिए ये पॉजिटिव फोर्स, ये पॉजिटिव फोर्स, ये दोनों नेगेटिव फोर्स। y का इक्वेशन भी बन गया, दो इक्वेशन फॉर्म कर लिए हमने। अब आइए मोमेंट पे, तो जब यहां से मोमेंट लेंगे तो ये दोनों फोर्स का मोमेंट 0, और फिर ये डिस्टेंस को ये डिस्टेंस में जोड़ देंगे और इस दोनों फोर्स से इसको क्रॉस कर देंगे जैसा हमने इसमें किया है। तो ये पहला मोमेंट आ गया हमारा इस दोनों फोर्स का। अब हमें इस फोर्स का मोमेंट लेना है, सी पॉइंट तक जाना है ए से, तो ए से पहले यहां तक जाएंगे फिर यहां तक जाएंगे, तो ये डिस्टेंस मेरा हो जाएगा L/2 cos थीटा, ये डिस्टेंस L/2 sin थीटा, ये x में है ये y में है, दोनों डिस्टेंस को जोड़ देंगे और उसको क्रॉस कर देंगे -wj से, क्योंकि w जो है नेगेटिव फोर्स है y डायरेक्शन का। अब देखिए इसमें एक फोर्स और आ गया, बस और कुछ नहीं हुआ, आदमी या मैन या बॉय के चढ़ने से लैडर पे कुछ भी नहीं हुआ, हमारे फ्री बॉडी डायग्राम में एक एडिशनल फोर्स W डैश बढ़ गया। अब हमें क्या करना है कि इसका भी मोमेंट लेना है, जैसे y में आपने इसको लिया था वैसे अब मोमेंट में भी लेना है। तो मोमेंट में लेने के लिए अब क्या करेंगे कि ये भी एक ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल फॉर्म कर रहा है, और इस राइट एंगल ट्रेंगल में ये डिस्टेंस हाइपोटेन्यूज मेरा x है, तो ये डिस्टेंस x cos थीटा और ये डिस्टेंस x sin थीटा हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है कि इस दूरी को और इस दूरी को ऐड करना है और उसको क्रॉस करना है W डैश से। तो इस तरह से मोमेंट का इक्वेशन भी फॉर्म हो गया, और जो अननोन x का मान है उसको निकाल लिया हमने, या जो भी थीटा अननोन है तो थीटा निकाल लिया। तो एक सिचुएशन हमने बताया, तीन सिचुएशंस हमने लिए। एक नॉर्मल सिचुएशन कि लैडर दोनों दो डिफरेंट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच में है, तो उसमें कोई एक अननोन है, थीटा मान लीजिए अननोन है, तो थीटा कैसे निकालेंगे। फिर हमने दूसरा केस लिया कि यदि लोअर एंड को P फोर्स से हम पुश करें और ये एंड ऊपर की तरफ टेंस टू मोशन में चला जाए, तब उसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे होगा, इक्वेशन कैसे होगा। और तीसरा केस लिया कि जब इस लैडर पे कोई आदमी या कोई लड़का चढ़ रहा हो, तो एक ऐसे कोई इस सी डैश को हम कहीं भी ले सकते हैं, ये सी डैश सी पर भी हो सकता है, सी से पहले भी हो सकता है, सी के बाद भी हो सकता है, यानी ए से बी के बीच में कहीं भी इस सी डैश को ले सकते हैं, क्योंकि एक्स हमें मालूम नहीं, तो अननोन है। तो अब हम इसे कहीं भी ले लेंगे और वहां उसका वेट दिखा देंगे उस लड़के का, तो हुआ कुछ भी नहीं, हमारा एक फोर्स बढ़ गया, और जब फोर्स बढ़ गया तो y में भी, चूंकि ये फोर्स y में जाएगा तो y में एक फोर्स बढ़ गया और मोमेंट में भी एक फोर्स बढ़ गया। तो इस तरह से हम इसका भी तीन इक्वेशन बनाएंगे, इसका भी तीन इक्वेशन बनाएंगे, तो कोई भी अननोन वैल्यूज को हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए किसी भी क्वेश्चन का जो पहले फंडामेंटल जो बातें उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहिए, वो चीज आपके माइंडसेट होनी चाहिए। जब वो चीज माइंडसेट है तो आप इसको मिनिमम टाइम में रफली सॉल्व कर सकते हैं। चाहे कंपटीशन के एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं तो उस जगह पर आप इसको आसानी से शॉर्ट में बना के फटाफट निकाल सकते हैं, बट आपको फंडामेंटली ये प्रोसेस पता होना चाहिए कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। और जब ये इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा रहता है क्वेश्चन में, और उसको सॉल्व करने, चूंकि ये ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ज्यादा समय भी परमिट होता है, तो उस जगह पर हम आसानी से प्रोसेस में सारे सवाल को बना सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड द फ्री बॉडी डायग्राम एंड इक्वेशंस। बार बार इस बात को हर वीडियो में मैंने रिपीट किया है कि फ्री बॉडी डायग्राम और इक्वेशंस पे आप स्ट्रेस करिए। यदि ये दो चीजें आपकी सही हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि न्यूमेरिकल नाम बने। फ्री बॉडी डायग्राम पूरे मैकेनिक्स का रीढ़ है। फ्री बॉडी डायग्राम, ये सारे फ्री बॉडी डायग्राम और मोमेंट, ये सब एक इंपॉर्टेंट चीज है, टूल है पूरी मैकेनिक्स में न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। ओके,
और नेक्स्ट डे हम लोग वेज फ्रिक्शन के बारे में एडबिलिटी बताएंगे और फिर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।